डिजिटल मार्केटिंग एंड किस तरीके से नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिफरेंट है ये। एज पर द नेम सजेस्ट, डिजिटल मार्केटिंग इज मेनली मार्केटिंग आप जो डिजिटली कर रहे हैं, जो फोन का यूज करके कर रहे हैं, जो आप कंप्यूटर के ऊपर एड्स दिखा रहे हैं, तो ये मेनली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। ठीक है। अभी डिजिटल मार्केटिंग जो है, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है मेनली वो आपको देखना पड़ेगा, वो सोशल मीडिया के ऊपर होती है। हम इसके ऊपर और डीपली जाएंगे, अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर होती है, जिसमें कि फेसबुक है आपका, इंस्टाग्राम है आपका, यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया अकाउंट ही है, ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया है, पिंटरेस्ट है, इसके अलावा लिंक्डइन है, रेडिट है। तो ये मेनली सोशल मीडिया है। अब इसके ऊपर हम अगर अपने बिजनेस को किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइज करें, तो वो मेनली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। ठीक है। ये तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये सोशल मीडिया है इसके अंदर का एक पार्ट। इसके अलावा गूगल, गूगल पे किसी भी तरीके की एड जो चल रही है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आएगी, चाहे वो सर्च एड हो, इसके बारे में हम और डीपली बात करेंगे आराम से, चाहे वो कॉल ऑनली हो। ठीक है। अच्छा, सर्च एड क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे सपोज मैं इस पे गया और मैंने इसके ऊपर, जैसे सपोज मैं इसमें जाके मैंने कुछ सर्च किया। मैं इसके ऊपर सर्च करता हूँ कोई भी एक प्रोजेक्ट, जैसे अयोध्या, अयोध्या के अंदर मुझे प्लॉट्स लेना है, तो मैं अयोध्या प्लॉट सर्च कर। अभी क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे आपको दिखेगा, ये तो चलो हमारे एड्स है, बट यहाँ आपको दिखेगा ये, जो हमारी फर्स्ट क्लास में भी बात हुई थी, इसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ये एक सर्च टाइप का ऐड है, मतलब हमने सर्च किया है तो ये ऐड आया है, तो इस ऐड को हम सर्च ऐड बोलेंगे और इसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ठीक है। जिन वेबसाइट के ऊपर ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ वो मेनली एड्स है, उसके ऊपर सामने वाली कंपनी ने पैसा लगाया है। और जहां पे ये स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है वो ऑर्गेनिक है। तो यहाँ एक टर्म आता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ऐसे वेबसाइट्स या इस तरीके की बिजनेस है जो कि अपने मेहनत यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल को समझाने के बाद, गूगल को उसने समझाया है कि हाँ इनकी वेबसाइट्स किस चीज के लिए है, इनको किस तरीके के कस्टमर चाहिए, कस्टमर को ये क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, गूगल को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें काफी टाइम लगती है बताने में गूगल को। तो वो उतना टाइम लगा के 99 एकर्स ने गूगल को ये समझाया है। ठीक है। अब अयोध्या प्लॉट्स के लिए भी गूगल को इन्होंने ये समझाया 99 एकर्स ने कि भाई ऐसा है, हम अयोध्या प्लॉट सेल करते हैं, हमें अयोध्या प्लॉट के बारे में सब कुछ पता है। तो गूगल जनरली करता क्या है कि जो बेस्ट सूटेड है, गूगल को जो लगता है कि हाँ ये बेस्ट, इसे इस टॉपिक के बारे में सारा चीज और सभी चीजों का नॉलेज है प्रॉपरली, तो उसकी वेबसाइट को टॉप पे दिखाता है। अब ये टॉप पे आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन स्पॉन्सर्ड यानी कि एड रन करते के साथ, अभी मैंने एड रन किया, 5 मिनट के बाद मेरा ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। तो मुझे वो मेहनत नहीं करनी पड़ी, उतना लंबा मतलब रेस नहीं खेलना पड़ा। ठीक है, 6 महीने 8 महीने वेट नहीं करना पड़ा। मैंने ऐड रन किया और तुरंत के तुरंत मुझे रिजल्ट आ गए। ऑर्गेनिक के अंदर प्रॉफिट ये है कि आपको क्वालिटी लीड मिलती है, क्वालिटी जो भी आपको कन्वर्जन है वो क्वालिटी में आता है। लेकिन इनऑर्गेनिक में मेनली क्या है कि वो दोनों तरीके के आ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन भी परेशान करेगा ही करेगा। ठीक। अब ऑर्गेनिक के अंदर कंपटीशन अगर आता भी है तो वो आपके प्रॉफिट के लिए ही है। प्रॉफिट के लिए क्यों है, जब हम एसईओ पे जाएंगे जब बात करेंगे। बट मेनली स्पॉन्सर्ड और नॉन स्पॉन्सर्ड में ये डिफरेंस है, और इन दोनों के अंदर मेनली ये डिफरेंस। ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पहले।
अभी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये तो हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर ली। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इतनी ही चीज नहीं है, बहुत ही डीप है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं। ये एक डिजिटल है, बट इसी का जो पहले से यूज हो रहा है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो अराउंड 2005 2004 के बाद आई है, लेकिन उससे पहले भी एडवर्टाइजमेंट तो काफी पहले से चल रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे जनरली ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलती थी, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग होती है जो कि मेनली आपको दौड़ भाग करना पड़ता है, या फिर आप जैसे न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। न्यूज़पेपर एक ट्रेडिशनल मार्केटर है। ठीक है, इसके अलावा टीवी हो गए, टीवी के ऊपर एड्स आते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटर है। इसके अलावा रेडियो है, रेडियो एक ट्रेडिशनल मार्केटर है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बात किया था। ऑटो रिक्शा के ऊपर बैनर्स लग गए, या फिर आप लेके चलो कि मेट्रो के ऊपर बैनर्स लग गए, या बसेस पे बैनर्स लग गए। तो मेनली ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या आती है कि आप डायरेक्टली ओनर से बात करते हो, डायरेक्टली जहाँ पे आपको ऐड दिखाना है उससे बात करके वहां पे अपना एक फिजिकल कॉपी चिपकाते हो। आप किसी के मोबाइल के अंदर, किसी के कंप्यूटर के अंदर नहीं जा रहे हो। ये मेनली 2 दिन का एक सार दिया है मैंने, लेकिन आप दोनों फिर से एक बार कनेक्ट करना है, इसके बारे में हम और डीपली जानेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग को इस तरीके से समझिए कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग मेनली ऐसे टाइप की मार्केटिंग है जो कि कन्वर्जन के ऊपर ध्यान देती है। उसे सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन से मतलब जब किसी एक कंपनी को हो, तब वो एक परफॉर्मेंस मार्केटर को बुलाता है। लेकिन एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती क्या है, इसके बारे में अभी हम पहले जान लेते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग हायरार्की में कहाँ पे सेटल होती है ये पूरे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती है। ठीक है, तो मैं आपको जनरली बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई एक कंपनी है, उसके अंदर एक मार्केटिंग की टीम है। अभी उस मार्केटिंग की टीम के अंदर दो तरीके की मार्केटिंग्स होंगी। एक तो आपका ट्रेडिशनल, जो कि ऑफलाइन मार्केटिंग है। ऑफलाइन मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटर्स ऐसे लोग होंगे जो कि आपके बस के ऊपर स्टिकर्स चिपकवाएंगे, होर्डिंग्स लगवाएंगे और इस तरीके के काम करेंगे, पैम्पलेट बंटवाएंगे। लेकिन आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? यस सर। यस यस क्लियर है। बट बट हमें उससे मतलब थोड़ा नहीं सा है। ग्लिच है। सॉरी, नहीं, एवरीथिंग इज फाइन हियर। क्या ग्लिच है, मैं समझा नहीं। इधर तो क्लियर आ रही है। आ रही है ना? ठीक है, तो मेनली हमें डिजिटल के अंदर जाना है, या इट्स डिजिटल ऑडिबल नाउ गौरव? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हम इसके ऊपर फोकस करें। एक कंपनी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के सेक्शन में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे ब्रांड। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ, बाद इसके अंदर और क्या क्या चीजें आती है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ब्रांड्स है, उसके बाद एसईओ या वेबसाइट, के बाद आप ले लो क्रिएटिव, के बाद होते हैं कंटेंट एंड सोशल, के बाद आप ले लो परफॉर्मेंस मार्केटिंग यानी पीएम, के बाद है आपका सीआरएम। ठीक है, अब इनके बारे में हम एक एक करके सब जान लेते हैं कि ये एक कंपनी के अंदर ये क्या क्या प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और ये जनरली लोग, एक कंपनी इन सारे पॉइंट्स को और इन सारे एक तरीके से टीम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, एक एक इंसान का क्या क्या वर्क होता है, इसके बारे में हम मान लेते हैं। देखिए, जैसे ब्रांड्स है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, लेट्स सपोज कि 1 2 3 4 5 6 6 लोग काम कर रहे हैं।
6 लोगों का अलग अलग वर्क है, ठीक है। अभी ब्रांड्स का जो वर्क होगा, ठीक है, ब्रांड्स का जो प्रॉपरली एक सेक्शन है उसके अंदर, अगर कंपनी ने कुछ भी बोला है जो कि बाहर न्यूज़पेपर में जाना है, जो कि बाहर एक तरीके से पीआर होनी है, जो कि बाहर किसी आर्टिकल में जाना है या फिर किसी सोशल मीडिया में वो पोस्ट होना है, तो मेनली वो ब्रांड सेक्शन करता है। वो जो उनका एक ब्रांड की जो टीम होती है, वो देखती है कि बाहर कुछ गलत ना चला जाए, कंपनी की इमेज के हिसाब से जाए और कंपनी जिस टोन में बताना चाहती है, उसी टोन में जाए। ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी कंपनी ने अगर ब्रांड सेक्शन को नहीं रख रखा है अपने पास, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कंपनी या कंपनी का ओनर बोलना कुछ चाहता है, लेकिन बाहर जो एक टोन जाती है, वो कुछ अलग ही चली जाती है। ठीक है? तो वहाँ पे एक ब्रांड्स का काम आता है और इसी ब्रांड के अंदर ओआरएम होती है। इसके बारे में हम और बात करेंगे। ओआरएम इज़ जनरली ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसे टूल्स आते हैं जो बाद में हम इसके ऊपर जब ये सेक्शन आएगा तो उस पे बात करेंगे। बट ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट हेल्प ये करता है कि जो कंपनी का टोन है, वो हमेशा एक ही रहे, एक ही तरीके से वो बात करे, कभी भी उसके टोन को या उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में कोई गलत कुछ ना बता दे। अगर मेरी कंपनी के बारे में ऑनलाइन कुछ गलत बोल रहा है और मेरे बारे में बोल रहा है, ठीक है? तो वो मेरे को नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, ठीक है? मैंने एक वीडियो भी डाली थी, आप दोनों ने शायद देखी होगी, गूगल ट्रेंड्स को करके। तो गूगल सॉरी अलर्ट्स को करके, तो गूगल अलर्ट्स अगर हुँ, यूज़ हुँ। कर रहा है, तो मेरे कंपनी के बारे में या मेरे नाम के बारे में कोई भी कुछ बोल रहा है, तो मुझे मेल आ जाएगा। अब उस मेल के ऊपर मैं रिएक्ट करते हुए अगर कुछ गलत बोल रहा है, तो उसे मैं मेल करूँगा कि भाई आप गलत क्यों बोल रहे हो मेरे बारे में, ठीक है? सो ओ ओआरएम टीम का काम ये होता है कि किसी भी कंपनी का टोन या बात गलत तरीके से बाहर ना जाए। जनरली आपको इसके अंदर ज़्यादा घुसना नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। ठीक है? इसके बाद एसईओ वेबसाइट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का एक पूरा हमारा मॉड्यूल है इसका, ठीक है? तो एसईओ का मैंने वैसे बता दिया था लास्ट भी, और बाकी आप दोनों को मैं आराम से क्लास दे दूँगा, और वेबसाइट है। ये डिजिटल मार्केटिंग में आती है। अब लेट्स सपोज़ क्रिएटिव है, ठीक है? तो क्रिएटिव के भी टीम होते हैं डेडिकेटेड, जिसमें क्रिएटिव हेड होता है, क्रिएटिव डायरेक्टर होता है। अगर कोई ऐड बन रहा है और वो ऐड पब्लिश होने जाना है, तो उसके अंदर उस ऐड के पब्लिश होने में एक क्रिएटिव इंटर्न से लेके क्रिएटिव हेड तक वो पहले पोस्ट क्लियर आउट होना चाहिए, और उस पोस्ट को क्लियर आउट करने के बाद ही वो ऐड बनने जाएगा। बड़ी कंपनी, मेजर कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, एमएनसीज़ की बात कर रहा हूँ जो 50-50, 100-100 लोगों को मतलब हायर कर सकते हैं। ठीक है? तो क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है, क्रिएटिव भी डिजिटल मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा कंटेंट एंड सोशल, ठीक है? कंटेंट क्रिएशन आप सभी को पता है, कंटेंट अगर मेरे को कोई वीडियो बनानी है या एक तरीके से क्रिएटिव ही बनाना है, ठीक है? तो उसके लिए भी एक अलग टीम होती है, जो कि कंटेंट बनाती है। गौरव सर एक बार क्रिएटिव दोबारा रिपीट कर दोगे क्या? देखिए क्रिएटिव्स मेनली क्या है ना कि लेट्स सपोज़ मुझे एक ऐड बनाना है, ठीक है? हुँ, हुँ। अभी उस ऐड के लिए मैं क्या करूँगा कि अरे! फ़ोन गायब हुआ? ये गायब हुआ क्या? नहीं ना? अच्छा, नहीं, नहीं सभी उस आएगा। ऐड के लिए क्या करेंगे हम, कि उस ऐड को पहले तो क्रिएटिव डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले उसकी कलर चूज़ होगी, ठीक है? कि अगर मेरा ब्रांड इमेज, अगर कोको कोला का ब्रांड इमेज रेड, व्हाइट और ब्लैक है, तो वो हरे कलर का ऐड नहीं बनाएगा। वो ट्राई करेगा हुँ, रेड, हुँ। व्हाइट या ब्लैक, इन तीनों कलर को यूज़ करने के बाद, अगर उनका कोई ऐसा स्पेसिफिकली या एक स्पेशल कोई कैंपेन आ रहा है जिसके लिए हरा कलर यूज़ करना ही है, तो वो बात डिफरेंट है। बट वो पहले कलर को मैच करेंगे। उसके बाद जो टोन आएगा या जो एक टैगलाइन आएगी, उस पे ये डिसीज़न लेंगे कि हाँ, ठीक है, एक टैगलाइन के अंदर ये चीज़ें हमें 3 वर्ड का यूज़ करना है टैगलाइन, 4 वर्ड्स के यूज़ करने हैं, 10 वर्ड के यूज़ करने हैं। तो एक टैगलाइन के ऊपर डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्या है कि अब हमारा कलर डिसाइड हो गया, टैगलाइन डिसाइड हो गया, अब हम जाएँगे क्रिएटिव बनाने में। क्रिएटिव मेनली ग्राफ़िक्स को बोलते हैं, जो हम क्रिएटिव्स ऐड के ऊपर रन करते हैं, और वो जो ग्राफ़िक्स है वो आप अगर आई कैचिंग बना रहे हो, तो मेनली क्या होगा कि जितना आई कैचिंग होगा उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, उतना लोग रुकेंगे उस पे और उतनी एंगेजिंग होगी, उतना आपको सस्ता ऐड मिलेगा। हुँ, हुँ, इतना हुँ। आपको पता होगा, लेकिन स्टिल इसके बारे में हम बहुत डीपली बात करेंगे, आप दोनों को पता है खैर। लेकिन जितना ज़्यादा एंगेजिंग होगा ग्राफ़िक, जितना ज़्यादा लोग उसे पूरी वीडियो को देखेंगे, उतना ऐड आपका सस्ता होता जाएगा।
ठीक है। ठीक है। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अगर क्रिएटिव खराब है, तो स्टार्टिंग में महँगी एड्स चलेंगी, ठीक है? और आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन ऑप्टिमाइज़ेशन से भी आप एक हद तक ही उसे कम कर सकते हैं। जो ऐड की कॉस्टिंग आएगी, जो ₹1000 आपके जाने वाले हैं, वो ₹1000 आपके लेट्स सपोज़ 20,000 लोगों के पास जाने के बाद ऐड की रीच 20,000 हुई, 20,000 लोगों तक गए ₹1000 में, लेकिन अगर आपकी क्रिएटिव अच्छी है, अगर आपके वीडियोज़ अच्छे हैं, एंगेजिंग वीडियोज़ हैं, तो होगा क्या है कि वो 20,000 की जगह 1,00,000 भी जा सकते हैं। हमने ₹1000 यूज़ किया और 1,00,000 लोगों के पास चले गए 20,000 की जगह। तो क्रिएटिव्स बहुत मैटर करते हैं। इसका एक अलग से सेक्शन है, इस पे हम आराम से बात करेंगे। मैं अभी सिर्फ़ ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग के बीच में एक डिफरेंस बता रहा हूँ, जो मेनली टीम जो आती है बीच में, ठीक है? वो जो टीम्स होती हैं या फिर जो भी आपके पास सेक्शंस होंगे, वो मेनली ये सारे हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। कंटेंट और सोशल आपको पता है, कंटेंट क्रिएशन यानी कि अगर मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ किसी वेबसाइट पे, अगर मेरे को कोई न्यूज़ आर्टिकल डालना है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर मुझे अपने सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट डालना है, मुझे अगर कोई डांस करना है या कोई एक वीडियो बनानी है जिसकी स्क्रिप्ट राइटिंग है, तो ये सारा कंटेंट और सोशल की टीम के अंडर आता है। और इसमें क्या होता है कि ये जनरली लोग कंटेंट के ऊपर ध्यान देते हैं, कि किस तरीके से कैमरा कहाँ से शूट होगा, कौन-सी हमें वीडियो क्लिप पहले यूज़ करनी है, हुक क्या होता है, इस पे हम आराम से कभी बात करेंगे, कि हुक क्या होता है, बीच में हमें रिटेंशन कैसे बढ़ानी है। ठीक है? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे वीडियो देखें, एक हुक क्या होती है, हुक किस तरीके से यूज़ करती है, ये सारी चीज़ें आपको कंटेंट वाले ही बताते हैं, सोशल वाले ही बताते हैं। फिर आ जाता है आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग का। परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर जनरली ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ लीड के लिए काम करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्वर्जन के लिए काम करेंगे और सिर्फ़ और सिर्फ़ रिज़ल्ट के लिए काम करेंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कंपनी में कौन डांस कर रहा है, कौन वीडियोज़ बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो एक परफॉर्मेंस मार्केटर होता है, वो मेनली ऐसा बंदा होता है जिसको कि इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए सारे पॉइंट्स, तभी आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे और ध्यान दे पाओगे, ठीक है? एक डिजिटल मार्केटर उसे टिप-टिप से सारी चीज़ें पता है, थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी सारी चीज़ें पता है, ठीक है? अगर मैं एक एसईओ एक्सपर्ट बोलूँ तो उसे सिर्फ़ एसईओ अच्छे से आता है। ठीक है? लेकिन अगर आप एक परफॉर्मेंस मार्केटर बनना चाह रहे हो, तो आप एक किसी टॉपिक के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट होगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ सुपर स्पेशलिस्ट इन रियल एस्टेट लीड जनरेशन, ठीक है? तो हुँ, आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट में, किसी एक स्पेसिफिक नीश में सुपर स्पेशलिस्ट होंगे और बाकी सभी में आपको अच्छी नॉलेज होगी। तब आप एक परफॉर्मेंस मार्केटर कहलाते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटर का मेनली काम ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लीड जनरेशन पे काम करेगा बस। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि ₹10,000 जा रहे हैं मेरे एक लीड पे, लेकिन अगर वो क्वालिटी लीड है, तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है ना? अगर मैं 5 करोड़ का बेच रहा हूँ, 10,000 में मेरे को 100 लीड मिले या 10,000 में 1 लीड मिले, 100 लीड में मेरा कुछ नहीं आया, सिर्फ़ परेशान हुआ और 1 लीड में मेरी बिक गई। तो मेरे लिए तो वो 1 लीड 100 लीड से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ठीक है? लेकिन कई बार यस, क्या यस। होता है कि कई बार क्या हो जाता है ना कि जैसे 100 लीड्स आए आपके पास और 100 में से 1 लीड कन्वर्ट हो गया, लेकिन 99 लीड्स में से भी आपका फ़ॉलो-अप चल रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ को, इस केपीआई को भी समझना ज़रूरी है, जो हम एड्स वाले सेक्शन में थोड़ा आगे है। तो एड्स वाले सेक्शन में जब जाएँगे, जब हम समझेंगे कि हमें 1 लीड निकालना है या 100 लीड निकालनी है। ठीक है? क्योंकि अगर 99 लीड्स आई हैं, उसमें से 20 लोगों से मेरी कंटीन्यूअस बात चल रही है और 3 महीने बाद उसमें से कोई एक खरीदता है, तो अब मेरे 10,000 में 2 कन्वर्जन है, ठीक है ना? तो ये भी डिपेंड करता है, ये भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर ही आती है। सीआरएम के बारे में किसी को पता है यहाँ पे? हाँ, तो एक सीआरएम तरह के बारे में सॉफ्टवेयर ही थोड़ा-सा। होगी। कस्टमर हाँ, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिलेशनशिप हाँ, मैनेजमेंट। तो ये मेनली जो एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का टूल होता है, जो कि आप जो यूज़ कर रहे हो, आप कौन-सा यूज़ कर रहे होगे? आप कोई सीआरएम का नाम आपको याद है? हम तो अभी ईओ लीड्स। काफ़ी सारे सीआरएम हैं, तो जैसे प्रोपेसिटी हो गई रियल एस्टेट के लिए, इसके अलावा भी कुछ सीआरएम है, अभी मेरे माइंड में ट्रिप नहीं कर रहा है। रीड प्रो एक है, हाँ, मैजिकली प्रोवाइड करता है। तो मेनली एक अभी मेरे को अवाया याद भी है। तो सीआरएम्स के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है?
मेनली मेरा ये बताने का, क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का कल क्लास ले लिया, लेकिन मैंने ये क्यों बताया, ये बताने का मतलब मेरा ये था कि आप अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाते हैं तो आपको इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। इन सारे पॉइंट्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है आपके लीड को लॉन्ग टर्म में फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है? तो अगर एक सीआरएम एक परफॉर्मेंस मार्केटर है, तो वो ग्राफिक्स जब बनना स्टार्ट हुई या कलर जो सेलेक्ट होना स्टार्ट हुआ है, टैगलाइन जो स्टार्ट हुआ है, वहां से लेके सीआरएम तक समझता है और उसको उसी हिसाब से काम करता है। और हम इस 3 महीने के अंदर यही सीखेंगे कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस तरीके से पहुंचना है। ठीक है? ये हमारा जनरली एक ये हो गया। अब मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ अब कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग मेनली है क्या और कब बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, किस चीज को बोलते हैं। क्या सिर्फ सेल्स निकालने को ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं? नहीं। लेट्स सपोज एक डॉक्टर है आपका क्लाइंट, और उसको रिक्वायरमेंट है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे को अपॉइंटमेंट्स चाहिए। ठीक है? उसे चाहिए होगा कि मुझे दिन में 20 अपॉइंटमेंट चाहिए। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरे वेबसाइट पे 500 लोग जा रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेशक 500 लोग जा रहे हैं और उसमें से सिर्फ 2 अपॉइंटमेंट आ रहे हैं, तो मेरे लिए वो काम का चीज नहीं है। ठीक है? तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अगर डॉक्टर के केस में देखें तो उन्हें अपॉइंटमेंट चाहिए। ठीक है? रियल एस्टेट के केस में देखें तो उन्हें लीड्स चाहिए। ठीक? अगर किसी बिजनेस के केस में देखें, जैसे हम बी टू जी वगैरह के बारे में अभी बात करेंगे, तो उसमें उन्हें क्या चाहिए कि दूसरे बिजनेसेस के साथ मीटिंग्स चाहिए और सेल्स चाहिए। रेस्टोरेंट के बारे में अगर देखें तो रेस्टोरेंट के केस में उन्हें अपनी टेबल बुकिंग चाहिए, या पार्टी हॉल अगर उनके पास है तो हॉल बुकिंग चाहिए। होटल्स वगैरह में अगर आप देख लो तो रूम बुकिंग चाहिए। उन्हें इन सब से मतलब नहीं है कि उनके ऐड कितने लोगों ने देखा है, उनकी वीडियोस कितने लोग देख रहे हैं, उन्हें इन सब से मतलब नहीं है। ठीक है? तो मेनली परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब ये है कि आपके कस्टमर की मेन रिक्वायरमेंट क्या है। अगर किसी कस्टमर की मेन रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करवाओ, ठीक है? कोई ये बोलता है कि मैं आपको पैसे सिर्फ और सिर्फ पर एप्लीकेशन डाउनलोड के दूंगा, ठीक है? तो वो एक तरीके से परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी है। लेकिन अगर कोई मुझे बोलता है कि नहीं भाई, मेरा बिज़नेस ऐसा-ऐसा है, मेरा एप्लीकेशन ये है, आप एक काम करो, आप टोटल डिजिटल मार्केटिंग करो। तो उस टाइम पे जो मैंने आपको फ्रेमवर्क समझाया था ना, वो फनल समझाया था। तो एआईडीए वाला फनल यूज़ करते हैं, फिर अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन वगैरह वाला फनल यूज़ करते हैं। ठीक है? बट जनरली एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर हमें सिर्फ एक ही पॉइंट को पकड़ के रखना होता है। अगर मेरे को एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना है तो किसी भी तरीके से बैक बोरो स्टील करके मेरे को एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना ही है, क्योंकि वही मेरा रिजल्ट है। ठीक है? तो ये एग्जांपल था कि एग्जांपल अगर मैं लूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, तो एग्जांपल में हम अगर देखें तो ये चीज़ें होती हैं कि हाँ, किसी को एक सटीक केपीआई क्या है, केपीआई के बारे में आज ही हम बात कर लेंगे। उसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ वो इंस्टॉलेशन है, हाँ, डाउनलोड करवाना है ना? ऑब्जेक्टिव इज़ एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, जैसा कल मैंने बताया था। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, क्या कोई कंपनी, अरे यार मेरे पास 10 मिनट है इसके, उसके बाद शायद रिकॉर्डिंग के लिए देखना पड़ेगा मुझे कुछ। अच्छा, तो लेट्स सपोज कि कोई कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग, मैं ले लेता हूँ टोयोटा कैमरी। आपने कैमरी के बारे में सुना होगा ना, टोयोटा कैमरी के बारे में। तो मैं यस, यस। लेट्स सपोज ये ले लेता हूँ कि टोयोटा हम्म। कैमरी एक कार है, बहुत अच्छी कार है। उन्होंने एक नया कार लॉन्च किया। ठीक है? अभी वो टोयोटा मेरे पास आके बोलती है कि भाई ऐसा है, एक काम करो आप ना, मेरे लिए अवेयरनेस क्रिएट करो। और क्या आप मेरा जो एड है वो bbc.com पे दिखा सकते हो? ठीक है? bbc.com पे क्या मेरा ऐड आप दिखा सकते हो? तो bbc.com एक साइट है, मेनली एक न्यूज़ साइट है, इसके ऊपर न्यूज़ वगैरह आते हैं। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, उसको bbc.com पे ऐड हमने चलाया और उसके ऐड दिखने लग गया। bbc.com पे उसका ऐड दिखने लग गया। अब क्या हुआ कि जो टोयोटा कैमरी वाला था, वो खुश हो गया कि चलो भाई बहुत बढ़िया, मेरा ऐड दिख रहा है। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि भाई मुझे तो ऐड दिख रहा है, लेकिन मेरे टीम मेंबर्स को नहीं दिख रहा है, मैनेजमेंट को नहीं दिख रहा। ठीक? तो सबसे पहले तो मेरे को अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ा।
अब उसके बाद लोगों ने क्या बोला कि भाई मेरे को तो ऐड दिख रहा है लेकिन मेरे टीम मेंबर्स को नहीं दिख रहा है। तो ये एक तरीके से मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी धीरे-धीरे इवॉल्व हुई है परफॉर्मेंस मार्केटिंग को लेके, ठीक है? तो मेनली क्या हुआ कि उसने मालिक ने बोला कि मेरा मुझे ऐड दिख रहा है लेकिन मेरे टीम मेंबर्स को नहीं दिख रहा। अब एक काम करो, आप ना कुछ इसमें इंटरेस्ट बेस्ड चेंज करो या ऑडियंस चेंज करो, क्योंकि जो उनके टीम मेंबर्स हैं वो तो खरीद सकते हैं, तो और लोग भी जो टीम मेंबर्स की तरह वो भी खरीद पाएँगे कैमरी को। तो मेबी जिनको खरीदना है उन्हें मेरा ऐड दिख ही नहीं रहा, ठीक है? तो उस पॉइंट पे क्या करते हैं, उस पॉइंट पे हम उसमें और चेंजेस करते हैं, ठीक? चेंज करने के बाद वो बोलते हैं चलो ठीक है भाई, मेरे मैनेजमेंट को दिखने लग गया है। लेकिन इस ऐड से मेरे को ट्रैफिक कितना आया है? तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट क्या किया था कि क्या आप बीबीसी के ऊपर ऐड दिखा सकते हो? हमने दिखाया। फिर उसका कहना था कि क्या आप मेरे मैनेजमेंट को दिखा सकते हो? हमने दिखाया। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे उसका कहना है कि भाई नहीं, मैनेजमेंट को दिखा दिया, मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी है? ठीक है? तो अब इसका गोल चेंज हो गया है। अभी जो गोल चेंज हुआ है, तो अब इसका गोल चला गया ट्रैफ़िक के तरफ कि हाँ, कितने लोगों ने ट्रैफ़िक बढ़ा है, कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट पे आके विज़िट किया है एंड ऑल, ठीक? कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उनका कहना है कि चलो भाई ट्रैफ़िक तो ठीक है, लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन इससे मुझे सेल्स कितनी आई है, ठीक है? सो इनका मेन जो रिक्वायरमेंट था वो bbc.com पे दिखाना था और इस bbc.com को दिखाने से ये पहुँच गए सेल्स पे। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इसी तरीके से इवॉल्व होती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर गोल्स अलाइन नहीं हैं आपकी कंपनी के साथ, तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि फ्यूचर में एड्स से वो आपने एड चलाया अवेयरनेस के लिए, उन्हें सेल्स चाहिए, ठीक है? अभी हमने कल समझा था कि अवेयरनेस और सेल्स के लिए फनल ही अलग-अलग हो जाते हैं, कैंपेन अलग हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव अलग हो जाएगी, सारी चीज़ें अलग हो जाएँगी। ठीक है? तो यस, इन यस। दोनों केसेज़ में प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि अवेयरनेस कैंपेन से मैं सेल्स कैसे लाऊँ? तो इसलिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आपको ये भी समझना पड़ता है कि ऑप्टिमाइज़ेशन किस तरीके से करना है और कब ऐड बंद करके चालू करना है। ये जनरली अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, अराउंड 7-8 दिन हम सिर्फ़ थ्योरी पे ही बात करेंगे ज़्यादातर, ठीक है? उसके बाद हम प्रैक्टिकली पहुँचेंगे। तो ये एक ओके, एक ओके। एक सिर्फ़ जर्नी है कि किस तरीके से जर्नी एक कस्टमर की होती है। एक चीज़ और, ये अगर बंद हो जाता है मीटिंग, तो आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, 5 मिनट के बाद मैं फिर से लिंक भेज दूँगा, आप रिजॉइन हो जाना, ठीक है? क्योंकि मेरे को रिकॉर्ड करना ये ज़रूरी है। कोई नहीं सर, कर लेंगे। तो मेनली हमने क्या किया, जर्नी समझ ली कि किस तरीके से क्या जर्नी होती है। अब हम आ जाते हैं मेन हमारे स्टेक होल्डर्स पार्ट पे, ठीक है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं, कल मैंने बताया था कि सर मेरे को ना एक कन्फ्यूज़न है इसमें। हुँ, हुँ। बाकी सब तो क्लियर है, जैसे आपने बताया कि अवेयरनेस वाला कैंपेन चलाया मान लो, ठीक है? अब हम अवेयरनेस वाले कैंपेन से सेल्स लेके नहीं आ सकते, ये बताया ना आपने? हुँ। तो देखो, ऐसा क्यों है अवेयरनेस कि वाले हम कैंपेन से हाँ, ऐसी बात नहीं है कि सेल्स नहीं आ सकते। अगर मैंने 1 लाख लोगों को अपना ऐड दिखाया है, तो वो मेबी मेरे वेबसाइट पे जाएँगे, ठीक है? हुँ, हुँ। अभी मेरे वेबसाइट पे गए, तो वहाँ से वो खरीद सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं खरीद पाएँगे, या लीड जनरेशन का ऐड बना रहा हूँ तो उससे अवेयरनेस नहीं हो रही है। होती है, बट आप जब एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, तो आप उसे काउंट भी उसी तरीके से करते हो, ठीक है? अच्छा, अच्छा। अगर मैंने एक अवेयरनेस ऐड चलाया है, तो मैं काउंट सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्प्रेशन और रीच को कर सकता हूँ, उससे सेल कितना आया मुझे नहीं पता, क्योंकि उसको काउंट करने का, अच्छा। मेज़र करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। हाँ, हाँ। या लेकिन अगर मैंने लीड जनरेशन का ऐड बनाया, तब मुझे पता है कि इस लीड जनरेशन से मेरे को 10 लीड्स आए हैं और इस 10 लीड्स में से इतने कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है? तो ठीक है। ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, लेकिन हाँ, अगर कभी हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, तो उससे सेल्स आएगी। अगर टीवी के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, मान लो कि दंत मंजन का चल रहा है, टूथपेस्ट का चल रहा है कोई-सा, एंड टूथपेस्ट में मेनली क्या हो गया कि उन्होंने सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन चलाया कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है। ठीक है? हुँ, हुँ। तो वो जो नमक वाली चीज़ उन्होंने बताई, तो उससे क्या हुआ कि दुकानों पे जाके लोग खरीदेंगे, ठीक है? हुँ, उन्होंने हुँ। लीड जनरेशन नहीं, सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन चलाई है। तो बट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होता क्या है कि आप एक केपीआई सेट करते हो, की परफॉर्मेंस इंडेक्स सेट करते हो कि हाँ, हमारा गोल ये होना चाहिए इस ऐड से। लेकिन उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। वेबसाइट ट्रैफिक भी मिलेगा, आपको फ़ोन कॉल्स भी आ सकते हैं, सेल्स भी निकल सकते हैं, ठीक है? आपके बारे में कोई रिव्यू भी डाल सकता है और बार-बार वाला कस्टमर भी मिल सकता है। लेकिन आपका एक ऑब्जेक्टिव अलग-अलग होता है दोनों का, जो मैंने कल ऑब्जेक्टिव के बारे में डीपली आपको समझाया।
कल मैंने लास्ट में जाते समय ठीक है। आपको मैंने बताया था कि पब्लिशर और एडवर्टाइजर के बारे में हम बात करेंगे इसमें। पब्लिशर हम्म। कौन होते हैं, एडवर्टाइजर कौन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पब्लिशर क्या चीज होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स सपोज मेरा बिजनेस है या सैमसंग है। सैमसंग क्या बोलता है कि भाई हाँ, ऐसा है। हाँ जी। गौरव सर। हाँ जी, हाँ जी बताए। हेलो, गौरव यस सर। यस। हाँ जी बताए। सॉरी टू इंटरप्ट। इसमें मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जो अवेयरनेस के ये कैंपेन्स आपने मुझे मतलब अभी बता रहे थे जो आप, हम्म। तो इसमें जैसे इंस्टाग्राम पे हमारे पास एक एडवर्टीजमेंट आ जाती है ऑल ऑफ अ सडन, जिसे हम हाँ स्किप हाँ नहीं कर सकते। जी। ये वो वाली अवेयरनेस रहेगी जिसके थ्रू अगर मैंने इंक्वायर करने की ट्राई की ताकि वो हम्म, मेरे सेल्स में कन्वर्ट हुए, वो मेरे हम्म। पास लीड जनरेट हो जाती है, वो वाली रहेगी या एक नॉर्मल एक एडवर्टीजमेंट रहने वाली है? देखिए, अवेयरनेस कैंपेन मेनली क्या हो जाता है, अब लेट सपोज मैंने क्या किया, यूट्यूब पे ऐड चलाया स्टार्टिंग के 5 सेकंड वाले, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि उसके अंदर मेरे बिजनेस के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, कि मेरा बिजनेस ये करता है, हम इस तरीके की हम्म। सर्विसेज करते हैं और ये सारी चीजें, लेकिन स्टिल वहाँ एक बटन होती है नीचे, ठीक है। अब आपने मेरा शायद हम्म। वीडियो देखा हो, कोई वीडियो ऐड देखा हो, और उस वीडियो ऐड के नीचे मैंने एक बटन डाल रखा है व्हाट्सअप अस का, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कई बार आप एड्स देखते होगे हम्म। उसमें व्हाट्सअप अस का है बटन, या फिर प्रोफाइल विजिट का है बटन। बेसिकली इन सब की जो एंड गोल है वो अलग है। अगर मैं अवेयरनेस की बात करूँ तो मुझे प्रोफाइल विजिट चाहिए, मतलब कि मेरे प्रोफाइल पे और लोग आए और प्रोफाइल के बारे में ज्यादा जाने लोग। अगर मैं अवेयरनेस की बात करूँ तो मुझे लाइक्स हम्म। और चाहिए, ठीक है। तो मैं एक 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 गोल तो दूंगा ही दूंगा। स्टिल अवेयरनेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, ज्यादातर ट्राई करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। अवेयरनेस इज मेनली कि आपने ओके। क्या किया कि अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा लोगों को बताया। अब मैं जब एड रन करूंगा, जब आपको इसके बारे में ज्यादा आइडिया होगा, बट पता नहीं 10 मिनट हुए नहीं हुए हैं इसके, लेकिन मैं स्टिल एक बार आपको अपना ऐड दिखाता एक हूँ। मिनट 1.5 मिनट है, अभी 1.15 मिनट है। अच्छा, आपको दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, इधर टाइम आ रहा है ऊपर। ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा, कल इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा। जैसे इसमें फिर सर ऐसा भी होगा ना कि जैसे हमने अवेयरनेस कैंपेन बनाया तो उसका जो हम सेटअप करेंगे वो बिल्कुल एक अलग तरीके का होगा, और बिल्कुल। जो सेल्स वाला होगा वो अलग। तो अवेयरनेस वाला मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा और सेल्स हाँ, वाला सिर्फ उन तक पहुंचेगा जहां से हमें जिन्हें मैक्सिमम खरीदना है, कन्वर्जन आ सकता है। जिन्हें प्रोडक्ट खरीदना है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ जो हाँ आपके हाँ। पोटेंशियल बायर होंगे सिर्फ उन्हें ही ऐड दिखेगा। अवेयरनेस इज हम्म बेसिकली कि वो दुनिया भर के लाखों लोगों को दिखेगा, उसमें से जिन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया है, आप उनका हम्म डाटा स्टोर करते हो और फिर उन्हें अपना सेल करने के लिए प्रोडक्ट दिखाते हो, हम्म, ठीक है। ठीक है। तो अवेयरनेस मेनली आपको सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के लिए ज्यादा हेल्प करता है और अपने बिजनेस के बारे में लाखों को दिखाने के लिए ज्यादा हेल्प करता है। हम्म अगर मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं सैमसंग S24 अल्ट्रा आया है, तो सैमसंग मेनली क्या हम्म करेगा कि वो अवेयरनेस क्रिएट करेगा कि भाई मेरा बिजनेस तो आपको पता है, लेकिन क्या S24 अल्ट्रा के बारे में आपको पता है? क्या आपको पता है कि ये 100x तक जूम कर सकता है? क्या आपको पता है कि इसके अंदर AI इंटीग्रेटेड है? क्या आपको पता है कि इसके अंदर आप मतलब व्हाट इज एडवर्टाइजर और पब्लिशर? ये जॉगन क्या है, ये वर्ड क्या है? एडवर्टाइजर जब हम सुनते हैं तो एडवर्टाइजर मेनली होते कौन है? अगर पब्लिशर वर्ड हमने सुना, अगर आगे चल के कभी भी किसी ने बोला कि पब्लिशर हूं मैं या एडवर्टाइजर हूं मैं, तो इसका मेनली मतलब क्या है, वो हम एक बार समझ लेते हैं। देखो, एडवर्टाइजर और पब्लिशर के बीच में डिफरेंस ये है कि एडवर्टाइजर पैसे देने वाला है, पब्लिशर पैसे कमाने वाला है। सीधा सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपको करना ये है, मान लेता हूँ मैं कि सैमसंग, जो मैं एग्जांपल ले रहा था, सैमसंग जाता है बीबीसी के पास, bbc.com के पास, और वो बोलता है कि भाई मेरा सैमसंग S24 अल्ट्रा आ रहा है, ठीक है। आप एक काम करो, इसका ना ऐड अपने वेबसाइट पे दिखाओ, अपने चैनल पे दिखाओ। तो यहाँ पे किस तरीके से दिखेगा, bbc.com, ठीक है। अभी क्या है कि मैं स्पोर्ट्स में चला जाता हूँ।
इसके अंदर आपको एड्स दिखेंगे। ऐड एड्स फ्लो लोड हो मतलब रहे हैं अभी। ये मेनली ये लोड हो रहे हैं, यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे इसका एक ऐड है, ये देखो एडवर्टीजमेंट है ना, एडवर्टीजमेंट है ना। तो मेनली हुआ क्या कि इन्होंने द इंडोनेशिया फैमिली, कोई एक बिजनेस होगी है, पेड एंड प्रेजेंटेड बाय इट्स लाइक नो अदर, कोई एक बिजनेस है ऑस्ट्रेलिया में। तो इन्होंने क्या किया, बीबीसी के पास ये गए और इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, मेरा एड या मेरा ये जो बैनर है आप अपने वेबसाइट पे दिखाओ, अपने पेजेस पे दिखाओ, अलग अलग जगहों पे। ठीक है, जैसे एक तो ये है साइज, एक ये है साइज, तो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग इन्होंने डिजाइनिंग की है। तो इस केस में एडवर्टाइजर कौन होगा, पब्लिशर कौन होगा, मेरे को कोई बताओ। आपके हिसाब से एडवर्टाइजर कौन है, एडवर्ट पब्लिशर कौन? एडवर्टाइजर तो एडवर्टाइजर तो ये लोग हैं जो ये इंडोनेशियन फैमिली है, हाँ, और बीबीसी। पब्लिशर पब्लिशर बीबीसी। बीबीसी जो है वो मेनली आपका यहाँ पे पब्लिशर है, क्योंकि वो पैसे कमा रहा है आपसे। और ये जो इंडोनेशिया फैमिली वाले जो एड रन कर रहे हैं वो एडवर्टाइजर है। तो मेनली एडवर्टाइजर ऐसे लोग होते हैं जो कि एड चलाते हैं, जो कि बिजनेसेस को पैसे देते हैं, गूगल को, फेसबुक को, इन सब जगहों पे जाके पैसे देते हैं कि भाई एक काम करो, आप ना मेरे से पैसे ले लो और मेरे एड के बारे में लोगों को बताओ, मेरे बारे में लोगों को बताओ। ठीक है, तो इस केस में हो क्या जाता है, एक सेकेंड। इस केस में होता क्या है कि जो पब्लिशर है, पब्लिशर मेनली वो ऐसे लोग हो जाते हैं जो कि पैसे ले रहे हैं। ठीक, तो पब्लिशर कौन कौन हो सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई भी ऐसी जगह, कोई भी एक ऐसा वीडियो, कोई भी एक ऐसा वेबसाइट, कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने क्या बोला, यूट्यूब, गूगल, गूगल भी पब्लिशर है, यूट्यूब भी पब्लिशर है, फेसबुक भी पब्लिशर है, इंस्टा भी पब्लिशर है। इसके अलावा वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ आपको ऐड दिखते हैं, जैसे आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, कोई अच्छी वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको राइट में, लेफ्ट में एड्स दिखते रहते हैं। कोई भी वेबसाइट हो, कई बार आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हो, तो उसपे ऐड दिखते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक? तो मेनली कहीं पे भी कोई गेम है, जैसे मैं मान लेता हूँ कैंडी क्रश है, ठीक है? तो कैंडी क्रश है, तो कहीं पे भी अगर आपको एड्स दिख रहे हैं यूज़ करते समय, आप तो मेनली किस लिए गए हो उस साइट पे? कंटेंट एब्ज़ॉर्ब करने। आपको चाहिए कि कंटेंट वहाँ से जाऊँ मैं और वहाँ जाके जो भी कंटेंट है, जो भी न्यूज़ आया है, वो मैं पढ़ लूँ। आप ऐड देखने तो नहीं जा रहे हो, ठीक है? लेकिन मैंने जिस हिसाब से इसमें भी बताया है कि लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइज़र का मेनली काम क्या होता है कि जो भी बंदा जहाँ ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, उस बीच में जाके वहाँ पे खुद को प्रेज़ेंट करना, खुद के बारे में बताना, खुद के बारे में बिज़नेस को दिखाना। ठीक है? तो पब्लिशर ऐसे लोग होते हैं, जो कि एड रन अपने साइट्स पे करते हैं, अपने वीडियोज़ पे करते हैं। जैसे यूट्यूब वीडियो है किसी का और वो स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में एड दिखा रहा है, तो वो भी एक पब्लिशर ही है। ठीक है? वो एक पर्सन भी है, वो भी पब्लिशर है। यूट्यूब अपने साइट के ऊपर भी, अगर आपने यूट्यूब लैपटॉप में खोला होगा, तो ऊपर एक एड दिखता है आपको। मोबाइल में बीच-बीच में एड्स दिखते हैं आपको। सिर्फ़ और यस सिर्फ़ मैं यस। वीडियोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बीच में इमेजेस भी दिखते हैं, शॉपिंग एड्स भी दिखते रहते हैं, ठीक है? सो यूट्यूब भी एक पब्लिशर है। गूगल के ऊपर मैंने अभी अयोध्या प्लॉट्स बताया, तो गूगल ने वहाँ पे 4 वेबसाइट दिखाई, तो गूगल भी एक पब्लिशर है। लेकिन मैंने बीबीसी डॉट कॉम के अंदर, मैं बीबीसी डॉट कॉम में गया, एक वेबसाइट में गया एंड वहाँ पे जाने के बाद कौन गया? संदीप, अच्छा। तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या किया कि वहाँ पे जाने के बाद वेबसाइट के ऊपर ऐड दिखाया, तो वो वेबसाइट भी मेरे लिए पब्लिशर है, ठीक है? तो एडवर्टाइज़र कौन होते हैं? एडवर्टाइज़र्स आर दोज़ पीपल जो कि ऐड रन कर रहे हैं, जैसे कि सैमसंग हो गया, ठीक है? कोई भी एक बिज़नेस हो गया, यहाँ पे इंडोनेशिया फैमिली या जो भी इस बिज़नेस का नाम था, ये हो गए, ठीक है? तो कोई भी ऐड रन कर रहा है, जैसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड रन करेंगे तो हम एडवर्टाइज़र्स हैं। लेकिन जिनके साइट्स पे रन कर रहे हैं, वो हमारे लिए पब्लिशर है। तो ये एडवर्टाइज़र पब्लिशर के बीच में मेन डिफरेंस है। इसके बारे में और थोड़ा-सा हम देख लेते हैं।
एडवर्टाइजर मेनली करता क्या है कि एडवर्टाइजर का मेन काम होता है इन्वेंट्री बाय करना। अब भाई इन्वेंट्री क्या होता है? आपने कभी सुना है इन्वेंट्री बाय करना? इन्वेंट्री बाइंग? हाँ मतलब कि हम्म। बल्क में किसी चीज को परचेज कर लिया, शायद हाँ, तो वही होता है। मेनली क्या होता है ना कि जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया, ये जैसे ये स्पेस है और ये स्पेस है, ठीक है? तो ये दोनों स्पेस अपना अलग-अलग इन्वेंट्री और अलग-अलग कैरेक्टर रखते हैं। जैसे ये स्पेस में अगर आप डिजाइनिंग देखोगे तो इस तरीके से है, ठीक है? लेकिन आप इस स्पेस में डिजाइनिंग देखोगे तो ये इस तरीके से है। हालाँकि लुक, फ़ील सब कुछ सेम है, बट इनकी साइज़िंग अलग है, इनकी शेप अलग है, इनके अंदर जो इमेजेस यूज़ हुए हैं वो भी थोड़ा-सा मतलब बैकग्राउंड वगैरह अलग कर रखा है इन्होंने, ठीक है? बैकग्राउंड सेम ही है बट साइज़िंग की वजह से अलग हो गई है, ठीक? वहीं पे अगर मैं छोटे साइज़ के ऐड की बात करूँ, जैसे ये ऐड है या फिर ये ऐड नहीं, ये तो ऐड नहीं है, या ये ऐड है, तो ये आप साइज़ देख रहे स्क्रीन होगे शो नहीं हो रही छोटी-सी है है, सर। ठीक है? तो हर एक साइज़ का स्क्रीन अलग रेट होता है, हर गौरव एक। सर, हाँ, हाँ। जो भी आप ये शो कर रहे हो ना वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ ये इन्वेंटरी बाय जहाँ लिखा हुआ बस ये दिख रहा है। अच्छा, 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 नहीं आपने बताया नहीं मुझे, 1 सेकंड। आप यहाँ पे देखोगे जैसे यहाँ पे है ना ये ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अभी इसकी साइज़ जो देख रहे हो आप, ये साइज़ अलग है, अभी दिख रहा है ना आपको? यस हम्म। यस। ये साइज़ अलग है, दोनों साइज़ेस अलग-अलग हैं हमारे, ठीक है? इनकी साइज़ेज़ हम्म। अलग है, इनके शेप्स अलग है, इनकी जो टोटल इन्होंने स्पेस ले रखा है वो भी अलग है। इसने ज़्यादा स्पेस ले रखा है, इसने कम स्पेस ले रखा है, ठीक है? सेम चीज़ अगर मैं थोड़ा नीचे आ जाऊँ तो यहाँ आप देखोगे ये छोटा ऐड है, ठीक? एक तो ये छोटा है, ऊपर से इसने यस। स्पेस भी नीचे की ली है, ठीक है? जहाँ लोग कम आएँगे, तो इसे ऐड में पैसे कम देने पड़ेंगे। किसे ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक? तो इन्वेंटरी का मतलब कि स्पेस बुकिंग, कौन-सी स्पेस आप बुक कर रहे हो। अगर इसने टॉप ऑफ द पेज बिल्कुल हीरो हेडर ही सेलेक्ट कर लिया है, तो इसको पैसे ज़्यादा देना पड़ेगा। इसको मतलब कि सीपीएम जो है कॉस्ट पर मिले मतलब कि 1000 लोग जो इनके ऐड देख रहे हैं, पैसे कटते कैसे हैं मैं इसके बारे में अभी बात करूँगा। बट इनको थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा इसकी रिगार्डिंग इसकी इसकी जगह पे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी जगह पे, इस स्पेस की जगह पे इसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इन्वेंटरी बाइंग इज़ बेसिकली ये हो गया कि आप किस स्पेस को कहाँ पे खरीद रहे हो। जहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं, जहाँ ज़्यादा ट्रैफ़िक है, वहाँ पे अगर आपने एक इन्वेंटरी खरीदी है, तो वहाँ पे जेन्युइन सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि पैसे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है? जहाँ लोग कम आते हैं और वहाँ आपने कम साइज़ ले रखा है, छोटा साइज़ में ले रखा है, तो मेनली आपको पैसे कम लगेंगे। इन्वेंटरी इन्हें बोलते हैं, इन साइज़ेज़ को बोलते हैं और अलग-अलग स्पेसेस को बोलते हैं। ठीक है? जैसे एकदम नीचे आ गया तो ये हो गया, ठीक। नेटिव एड्स भी है इसमें, उसके बाद बाद में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है? एडवर्टाइज़र और पब्लिशर के बारे में आपको समझ आ गया ना कि एडवर्टाइज़र क्या है, पब्लिशर क्या है? यस यस। मैं एक फिर से एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। वही सैमसंग वाली, अगर सैमसंग बीबीसी के पास जाके बोलता है कि भाई बीबीसी ऐसा है का, या फिर एक एक ट्रिकी सवाल लेते हैं, ठीक है? फेसबुक को अपना ऐड रन करना है, अपने पास और लोगों को लाना है, ठीक है? तो फेसबुक जनरली करेगा क्या, वो फेसबुक लिंक्डइन के ऊपर ऐड रन करेगा और लिंक्डइन पे चला जाएगा। लिंक्डइन पे वो ऐड रन करने के लिए अपना पैसा खर्च करेगा और वहाँ ऐड रन करने लगेगा, ठीक है? इस केस में एडवर्टाइज़र कौन है और पब्लिशर कौन है? अगर फ़ेसबुक लिंक्डइन पे जाके अपना ऐड रन कर रहा है, अपने बिज़नेस के बारे में, तो पब्लिशर कौन है? पब्लिशर एडवर्टाइज़र लिंक्डइन कौन है, है? हाँ, एडवर्टाइजर एडवर्टाइजर फेसबुक है, हाँ, पब्लिशर लिंक्डइन। लिंक्डइन है,
और as he is earning money. हाँ, एडवर्टाइजर आपका FBA। लेकिन अगर फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर लिंक्डइन आके बोलता है कि नहीं मेरा ऐड रन करो, तो फिर चेंज हो जाएगा। जो पैसा Vice कमा रहा है versa, वो पब्लिशर है, और जो पैसा दे रहा है वो एडवर्टाइजर है। इन्वेस्ट कर रहा है वो एडवर्टाइजमेंट। हाँ, ठीक है। तो ये मेनली पब्लिशर और एडवर्टाइजर, जो कि आपको आगे किसी ने भी बोला कि भाई पब्लिशर क्या है, एडवर्टाइजर क्या है, तो इस बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट में जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिकी पार्ट इन द सेंस क्या है कि लेट्स सपोज अब मैं धीरे धीरे आपके गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा हूँ कि गूगल एड बेसिकली वर्क कैसे करता है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ये बोलेंगे जैसे मैं फिर से 100 साल पहले चला जाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक होर्डिंग के ऊपर जाके अपने बिजनेस के बारे में ऐड लगाऊं। तो मैं क्या करूंगा, उस होर्डिंग के ओनर से बात करूंगा और उन्हें बोलूंगा कि भाई ऐसा है, तू मेरे बिजनेस का ऐड अपने होर्डिंग पे लगा दे। ठीक है, उस पॉइंट पे क्या होगा, मेरे को उस होर्डिंग वाले को पैसे देने पड़ेंगे और होर्डिंग वाला मेरे को बोलेगा ठीक है आप 1 महीने के लिए ऐड रन कर सकते हो। ये काम अभी भी हो रहा है। ये काम मैंने कल भी आपको बताया था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप कर सकते हो। लेकिन उनसे डिजिटल मार्केटिंग में मेनली क्या है कि अब बड़े बिजनेसेस हैं, जैसे कि सैमसंग की मैं बात कर रहा था, तो सैमसंग डायरेक्टली बीबीसी से बात कर सकता है कि आप 1 महीने के लिए ऐड रन करो, मैं इतने लाख रुपए इतने करोड़ रुपए आपको दूंगा, आप 1 महीने तक कंटिन्यूअस मेरे ऐड रन करो। ठीक। लेकिन हम जैसे जो छोटे एडवर्टाइजर्स हैं, जो कि मतलब कि जिनके पास बजट कम है, वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली तो जा नहीं सकता है ना बीबीसी के पास, बीबीसी हमसे बात ही नहीं करेगा। ठीक। उस पॉइंट पे तो अब जैसे मान लेते हैं कि एडवर्टाइजर है और पब्लिशर है। ठीक है, एडवर्टाइजर डायरेक्टली पब्लिशर के पास जा सकता है। ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब पब्लिशर जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मेरे लिए मेरे से बात ही नहीं करेगा वाला बड़ा है। ठीक है, तो अभी क्या आ गया कि पब्लिशर अब मेरे से अगर कनेक्ट में नहीं आ रहा है, वो पब्लिशर अगर मेरे कनेक्ट में नहीं आ रहा है, तो उस पॉइंट पे मुझे एक ब्रोकर चाहिए होगा, मुझे ऐसा कोई बंदा चाहिए होगा जो कि पब्लिशर से जाके बात करे मेरे लिए कि ठीक है भाई आप इसका बिजनेस ऐड करो। ठीक है, तो ऐसी जगह पे क्या हो जाता है कि ऐसे जगह पे आपको एक एक मीडिएटर चाहिए होता है। मीडियम। एक मीडिएटर चाहिए होता है जो कि गूगल एड्स है, गूगल एड्स या फिर एडसेंस। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। गूगल एड्स अलग प्लेटफॉर्म है, एडसेंस अलग प्लेटफॉर्म है। ठीक। तो अब गूगल एड्स और एडसेंस बीच में आ गए हैं। मैं एज ए एडवर्टाइजर गूगल एड्स के पास जाऊंगा। गूगल एड्स ने क्या किया है, पब्लिशर से एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है कि मैं आप गूगल एड्स ने पब्लिशर को बोल रखा है कि भाई आपकी तो बहुत सारी इन्वेंट्री खाली भी जाती होगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजर है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपकी कभी भी इन्वेंट्री को खाली रहने ही नहीं दूंगा। आप एक काम करो, आप उन इन्वेंट्रीज को मुझे दे दो। ठीक है, तो पब्लिशर क्या करते हैं, bbc.com क्या करेगी, वो गूगल एड्स को अपने इन्वेंट्री दे देगी और वो बोलेगी ठीक है भाई हम आपके पार्टनर बन गए। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, हजारों वेबसाइट्स गूगल के साथ कनेक्टेड है एज देयर पार्टनर, और इन्हीं पार्टनरशिप के बंच को, मतलब 2 मिलियन के आसपास वेबसाइट गूगल के साथ कनेक्टेड है। इन्हीं सारे वेबसाइट्स को, इन्हीं सारे 2 मिलियन वेबसाइट्स को जो गूगल के साथ कनेक्टेड है, इन्हें बोलते हैं हम GDN, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। मतलब कि गूगल मेनली करता ये है कि इन सारे वेबसाइट्स के ऊपर अपने एड्स रन कर सकता है। 2 मिलियन 20 लाख वेबसाइट्स हैं, 20 उनके लाख। ऊपर गूगल अपने ऐड रन कर सकता है। अब सिर्फ वेबसाइट्स ही नहीं है, 2 मिलियन के अंदर वीडियोस भी हैं, जैसे बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं बड़े बड़े जो कि अपने वीडियोस पे ऐड दिखाते हैं। तो टोटल 20 लाख 22 लाख 25 लाख के आसपास है, बट मेरे डाटा के हिसाब से अभी 2 मिलियन के आसपास। ठीक है, सो मेनली करता क्या है कि एडवर्टाइजर गूगल एड्स के पास जाएगा, गूगल एड्स पब्लिशर से बात करेगा और पब्लिशर फिर उसका एड दिखाने लगेगा। अब भाई गूगल एड का क्या फायदा है। ठीक। तो गूगल एड का फायदा ये है, बिहाइंड द कर्टन्स वाली बात ये है कि गूगल एड्स मेनली करता ये है कि आपसे 100 रुपए लिए, आपने 100 रुपए गूगल एड्स को दिया।
अपने ऐड रन करने के लिए, गूगल एड्स उस 100 रुपए में से 40 रुपए, जो कि 40% होता है, वो पब्लिशर को दे देगा। ठीक है? तो मेनली 60-40 का होता है, ये आप समझ लो। गूगल 60% रखता है और पब्लिशर के पास 40% जाता है। ठीक? तो इसलिए क्या हो जाता है ना कि लोग डायरेक्टली अगर पब्लिशर से कनेक्ट हो सके, तो वो बेहतर मानते हैं। क्योंकि 40 ₹100 का ₹40 ही जा रहा है, मीडिएटर कुछ तो खाएगा ही खाएगा। मेनली वो अगर प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है, वो मेहनत कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लेगा ही। ठीक? तो इस टाइम पे वो 60% ले रहा है, तो क्या करते हैं बड़े बिज़नेसेस डायरेक्टली पब्लिशर के पास चले जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, तो इस मीडिएटर पार्ट में क्या सिर्फ़ गूगल ही है? नहीं। मीडिएटर पार्ट में अगर मैं इंस्टाग्राम। मीडिएटर पार्ट की जगह चला जाऊँ, तो पहला ऑप्शन है हमारा डायरेक्ट, मतलब कि एडवर्टाइज़र डायरेक्ट जा रहे हैं, ठीक है? दूसरा है एजेंसी, ठीक है? आपकी मेरी एजेंसीज़ जैसे एजेंसी से एडवर्टाइज़र या जो बिज़नेसेज़ हैं, वो कनेक्ट करेंगे और बिज़नेस मुझे बोलेंगे कि आप एक काम करो, पब्लिशर से बात करो मेरे बिहाफ़ पे और मेरे ऐड रन करो। फिर एज़ एन एजेंसी मैं बीबीसी से बात करूँगा और मैं अपने ऐड को शो करूँगा और उन्हें दिखाऊँगा। या तीसरा ऑप्शन है गूगल है, ठीक है? जो कि जीडीएन है, जीडीएन। जीडीएन का मतलब आपको समझ आ गया ना? गूगल डिस्प्ले नेटवर्क बिल्कुल याद रख लो आप, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर ही एड्स रन होते हैं, जो कि 2 मिलियन के आसपास हैं जीडीएन, ठीक है? जब हम डीपी 360 पे जाएँगे, जब मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास अराउंड 10 मिलियन से ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ आप ऐड रन कर सकते हो। लेकिन जब हम गूगल एड्स रन करते हैं, तो वहाँ सिर्फ 2 मिलियन ही है आपके पास और उसमें भी आपको 60% देना पड़ता है, ठीक है? लेकिन 360 के अंदर आपको 20% देना है, 80% आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? वो बाद की बात है। तो ये मेनली इस तरीके से काम करता है, ठीक है? छोटे वेबसाइट्स, छोटे ओनर्स क्या करेंगे कि छोटे ओनर्स बोलेंगे कि भाई ऐसा है, आप बड़े-बड़े साइट्स के ऊपर ऐड नहीं रन कर सकते हो, तो मैं गूगल एड्स पे जाके अपना रन कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेशक मुझे 60% देना पड़े, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं एज़ अ पब्लिशर बात करता हूँ। एडवर्टाइज़र तो मैंने बात कर ली, ठीक? लेकिन पब्लिशर का क्या? पब्लिशर की भी तो सेम प्रॉब्लम है। पब्लिशर की भी सेम प्रॉब्लम है। अब पब्लिशर को प्रॉब्लम क्या है कि वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज़र इनके पास आएँ। लेकिन इनका ये डायरेक्टली सैमसंग को जाकर तो बोलेंगे नहीं कि मेरे वेबसाइट पे आप ऐड रन करो। उस पॉइंट पे दिक्कत ये आ जाती है कि और सैमसंग ढूँढ के मेरी वेबसाइट को तो रन करेगा नहीं, ठीक है? तो उस टाइम पे पब्लिशर क्या करता है, वो चला जाता है एडसेंस के पास, ठीक है? अभी मैंने गूगल एड्स की बात करी। गूगल एड्स मेनली क्या करेगा कि आप एज़ अ एडवर्टाइज़र अगर हो आप, तो गूगल ऐड आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप पब्लिशर हो तो क्या? अगर आप पब्लिशर हो तो आपकी मदद एडसेंस करेगा, ठीक है? पब्लिशर एडसेंस पे एनरोल करते हैं और एडसेंस से फिर एडसेंस से ये गूगल एड्स के पास जाता है और गूगल एड्स मेनली एडवर्टाइज़ करता है और ये फिर पब्लिशर के पास जाएगा। तो ये नॉर्मल एक तरीके से मैंने फॉर्मेट बना दिया है कि अगर आप एक एडवर्टाइज़र हैं और छोटे-छोटे साइट्स के पास आपको जाना है, ठीक है? छोटे-बड़े सभी साइट्स के पास जाना है तो आप गूगल एड्स पे जाएँगे। लेकिन अगर आपको अपनी वेबसाइट पे बड़े-बड़े एडवर्टाइज़र का ऐड दिखाना है, शो करना है तो आप एडसेंस के पास जाएँगे। एडसेंस मतलब और यहाँ गूगल पे एड्स का जब हम प्रैक्टिकली हाँ जी। गौरव सर, इसमें एक क्वेरी है। यहाँ पे जब अगर पब्लिशर के पास स्पेस है वेकेंट, तो वो हाँ, हाँ। एडसेंस के पास जाता है हाँ जी। कि जो मेरा वेकेंट स्पेस है वहां पे आप एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं। हाँ जी। ठीक। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, जो क्या हो ओके जाता देन। है ना कि कुछ ऐसे साइट्स हैं, अब अगर आप एक अपने लिए वेबसाइट बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसमें हम्म। कंटेंट डाल रहे हो और आपका एंड गोल ये होगा कि गूगल पे कोई भी कंटेंट सर्च करे, मैं जो भी कंटेंट लिख रहा हूँ, तो मेरा ऐड दिखे, जो कि हम एसईओ करते हैं, जिसके ऊपर हम आगे काम करेंगे। लेकिन मैं ओके। ये चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो हमारे वेबसाइट पे ट्रैफ़िक ही नहीं बढ़ाएँ, मुझे तो पैसे भी कमाने हैं। अब अलग-अलग टाइप के बिज़नेसेज़ होते हम्म। हैं, या तो अमेज़न हो या कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस हो या कोई एप्पल जैसा साइट हो, वन प्लस जैसी साइट्स हो, जो कि क्या कर रही है कि वो डायरेक्टली सेल कर रही है।
उन्हें अपने साइट से सिर्फ हम्म। सेल करना है अपने प्रोडक्ट्स को। लेकिन जो प्रोडक्ट के बारे में लिख रहा है, जैसे बहुत सारे साइट्स हैं जो लिखते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में। बहुत सारे साइट्स हैं जो बताएँगे कि ₹50,000 में बेस्ट लैपटॉप कौन-सा हो सकता है आपके लिए, ठीक है? तो वो मेनली क्या करेंगे कि वो भी तो अपने साइट पे ऐड दिखाएँगे ना, और अगर वो छोटे एडवर्टाइज़र हैं तो सैमसंग उनसे क्यों जाके बात करेगा कि भाई तू अपने वेबसाइट पे ऐड दिखा मुझे, ठीक है? उस केस में पब्लिशर क्या करता है, वो एडसेंस पे एनरोल करता है और गूगल को बताता है कि मेरे पास बहुत सारी इन्वेंटरीज़ है, आपके पास एडवर्टाइज़र हैं, तो वो मेरे पास भेज दो, मैं अपने वेबसाइट पे ऐड दिखा दूँगा। ठीक है? एडसेंस क्या करता है, एडसेंस हम्म। गूगल ऐड को ट्रिगर कर देगा और गूगल एड्स के थ्रू फिर एडसेंस में या फिर पब्लिशर के ऊपर ऐड आने लग जाएँगे। इसके ऊपर हम और डीपली बात करेंगे, गूगल एड्स के ऊपर भी, गूगल एडसेंस के ऊपर भी, एडवर्टाइज़र पे भी सॉरी पब्लिशर पे भी, एडवर्टाइज़र पे भी। अभी मैं आपको एक तरीके से सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने आपको जीडीएन के बारे में बता दिया, ठीक है? और 40% 60% के बारे में बता दिया। मैं एक्चुअली लिख के रखता हूँ ताकि कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए। ठीक, कल मैंने एक बात करी थी बाइंग मॉडल्स, ठीक है? कि एक्चुअली में सर एक चीज़ है, ये हाँ जी, क्लियर करना थोड़ा। ये जो आपने अभी बताया गूगल हुँ, एडसेंस और गूगल एड्स वाला, तो हाँ आप जी, ये बता रहे हो कि जो गूगल एड्स है, गूगल एड्स में जो हमारा वो होगा एडवर्टाइज़र होगा, हाँ, एडवर्टाइज़र मतलब ये क्या, एक बार क्लियर करना दोबारा से। मैं आपको बताता हूँ आज देखो। जो इसमें पब्लिशर होगा, पब्लिशर ये बोलेगा कि मेरे पास वैकेंट स्पेस है। मान लो हुँ, हम लोगों ने अपनी एक नई, मैं जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई नई, ठीक है? हाँ, हाँ, ज्ञानी माइंड के नाम से मैंने वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट को मैंने रैंक करवा दिया एसईओ करवा के, ठीक है? और मैंने एडसेंस का अप्रूवल ले लिया वहाँ से। हुँ, हुँ, अब मैंने एडसेंस का अप्रूवल ले लिया, उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि मेरी वेबसाइट पे जो है स्पेस है आपके एड्स दिखाने के लिए खाली। तो हुँ, आपको एड्स दिखा सकते हो वहाँ पे, बदले में आप मुझे अमाउंट पे कर दोगे, यही चीज़ है ना? हुँ। देखो, ठीक है। ऐसा है ना कि एडवर्टाइज़र को अगर मदद की ज़रूरत है गूगल की तरफ से, तो हुँ। वो गूगल एड्स के पास जाएगा, अच्छा, ठीक अच्छा, है? अच्छा। लेकिन ठीक है। पब्लिशर को अगर गूगल से मदद है, वो चाहता है कि और एडवर्टाइज़र और ऐड उनकी वेबसाइट पे दिखे, ठीक है? हुँ, उन्हें हुँ। और पैसे कमाने दूसरे लोगों से, तो वो गूगल एडसेंस पे जाएगा। क्योंकि हुँ, गूगल हुँ। एड्स का काम है एडवर्टाइज़र से पैसे खर्च करवाना। लेकिन एडसेंस का काम है कि जो आपका पब्लिशर है, जो मेहनत कर रहा है वेबसाइट पे अपनी, उसको पैसे कमा के देना। ठीक है। ठीक है? तो आप एज़ अ पब्लिशर आप एडसेंस के पास जाएँगे, एज़ अ एडवर्टाइज़र आप गूगल एड्स पे जाएँगे। बस ये चीज़ है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। मैंने कल बात करी थी बाइंग मॉडल के बारे में कि जब हम पैसा खर्च करते हैं, ₹1 भी अगर हम गूगल पे खर्च कर रहे हैं, तो वो हुँ, हुँ। किस चीज़ पे करते हैं? बाइंग मॉडल अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और मतलब इसमें बहुत तरीके हो सकते हैं ऐड पे पैसे खर्च करने का, ठीक है? मैं हुँ, कुछ हुँ। तरीके आपको बताता हूँ। पहला है ईपीएम, ईपीएम इज़ कॉस्ट पर मिले, मिलियन। मतलब कि मिले मतलब कि 1000 व्यूज़, 1000 इम्प्रेशन, ठीक है? अब आप यहाँ पे ये समझने की अच्छे से समझने की कोशिश करना, कहीं भी अगर हम ऐड ये रन कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ मैं बीबीसी का फिर से ऐड ले लेता हूँ। अगर मैं बीबीसी के ऊपर अपना ऐड रन कर रहा हूँ, तो बीबीसी मुझे ये बोलेगा कि भाई मैं आपसे $100 चार्ज करूँगा 1 सीपीएम का। मतलब आपका है $100 पर सीपीएम कॉस्ट, ठीक है? मतलब कि आपका कॉस्ट पड़ेगा $100 फॉर 1000 व्यूज़, 1000 व्यूज़ या इम्प्रेशन, ठीक है? मैंने यहाँ पे ₹100 खर्च किया, तो मुझे 1000 इम्प्रेशन मिले, ठीक? लेकिन मैं ये बोलता हूँ बीबीसी को कि भाई तू एक काम कर मुझे ना 1000 इम्प्रेशन है, तो मुझे एक काम कर भाई तू 1,00,000 इम्प्रेशन दे, ठीक है? 1,00,000 तो मैं चाहता हूँ मुझे 1,00,000 इम्प्रेशन दे। तो मेनली 1000 का 100 टाइम हो गया 1,00,000, ठीक है? 1000 का 100 टाइम हो गया 1,00,000 यानी कि यहाँ भी हमें 100 टाइम पैसे देना पड़ेगा। यानी मुझे अराउंड 10,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे 1 मिलियन व्यूज़ के लिए या 1 मिलियन इम्प्रेशन के लिए।
तो पहला तो ये हो गया कि कॉस्ट पर बिल है, इसके बारे में भी हम बहुत ज़्यादा डीपली बात करेंगे जब गूगल ऐड रन करेंगे, या फेसबुक में भी है ये बहुत ज़्यादा। बट ये आपको ध्यान देना होगा कि पहला जो बाइंग मेथड है वो है सीपीएम, मतलब कि हर एक 1000 व्यू पे आपसे पब्लिशर चार्ज करेगा या गूगल चार्ज करेगा कि ठीक है भाई, हमने आपके ऐड 1000 लोगों को दिखा दिए, अब लाओ मेरे पैसे दे दो। ठीक? दूसरा है कॉस्ट पर लीड। ये उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है जो कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये जितने भी बाइंग मॉडल है ज़्यादातर परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ही है। तो कॉस्ट पर लीड अगर मैं बात करूँ, तो कॉस्ट पर लीड लेट्स सपोज़ कि ₹20 पर लीड की कॉस्टिंग आ रही है, ठीक है? अब मुझे अगर 100 लीड चाहिए होंगे, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 20 से, यानी कि ₹2000। मेरे ₹2000 चले गए 100 लीड्स के लिए। तो गूगल को पता लग गया है कि 1 लीड की कॉस्टिंग मैंने ₹20 लिया है, 100 लीड की कॉस्टिंग मैंने ₹20,000 ली है, और बहुत चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, लेकिन स्टिल जो आपको दिखाया जाता है वो सीपीएल है, कॉस्ट पर लीड। एक तरीका ये है पैसे काटने का, ठीक है? इसके अलावा एक तरीका ये है कॉस्ट पर इंस्टॉल। मैंने जैसे आपको बताया था, कॉस्ट पर इंस्टॉल या ऐप इंस्टॉल, ठीक है? मतलब कुछ ऐसे साइट्स होते हैं, कुछ ऐसे बिज़नेसेस होते हैं, जो आपसे कॉस्ट पर इंस्टॉल के ऊपर पैसे लेंगे, ठीक है? आगे, ठीक? तो क्या होता है कि कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जो कॉस्ट पर इंस्टॉल पे लेंगे, जैसे एक तो है लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ का नाम सुना है आपने? लिफ्ट ऑफ एक ऐसी साइट है जिसके ऊपर आप जाओगे तो वो मेनली क्या करती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे बिज़नेसेस के लिए काम करती है जिन्हें अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना है, ठीक है? तो कॉस्ट पर इंस्टॉल पे इंस्टॉल का मतलब है कि अगर एक ऐप डाउनलोड हो, तभी उसके अकाउंट से ₹1 कटे। ठीक, तो बिडिंग के अंदर या प्राइसिंग के अंदर एक पैसा आपके अकाउंट से सीपीआई की वजह से भी कटता है। इसके अलावा आपका पैसा कॉस्ट पर एक्विज़िशन के ऊपर भी कटता है। कॉस्ट पर एक्विज़िशन एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट स्टिल कॉस्ट पर एक्विज़िशन, लेट्स सपोज़ कि कोई ये बोलता है, उबर ईट्स है, मुझे ये बोल रहा है कि भाई देखो ऐसा है, अ, मैं आपको पैसा पे करूँगा, लेकिन जब करूँगा जब मेरा ऐप इंस्टॉल करके कोई पहला कस्टमर कुछ एक ऑर्डर कर ले खाने के लिए, ठीक है? तो उस पॉइंट पे मैं आपको पैसे पे करूँगा, ठीक? तो अगर मेरे को 1000 व्यू लाना हो तो मेरे को ₹100 देना था। मेरे को 1 लीड लानी है तो मेरे को ₹20 देनी थी, लेकिन एक ऐप इंस्टॉल करवाते समय मुझे मान लो कि ₹100 देने हैं। लेकिन कॉस्ट पर एक्विज़िशन मतलब कि किसी ने डाउनलोड भी किया, उसके बाद उसने खरीदा भी, सामान खरीद भी लिया, तो इस टाइम पे क्या है कि वो प्राइसिंग और बढ़ जाती है। अगर आपको लीड का पता होगा ना कि ₹100 की पर लीड पड़ रही है, और मैं बोलूँ कि भाई ₹100 की पर लीड पड़ रही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको 1 कस्टमर लाके देता हूँ, लेकिन आपको ₹10,000 देना होगा। तो रियल एस्टेट वाले बोलेंगे ठीक है भाई, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उनकी तो एक प्रॉफ़िट कॉस्ट पर रन। एक्विजिशन जो है, हाँ आवाज़ जी। आ रही है? हाँ, हाँ, हाँ। तो एक कॉस्ट पर एक्विजिशन तो कैसे, मतलब टारगेट करते हैं, मतलब जैसे एक तरह से अगर मान लिया गूगल चार्ज करना चाह रहा है, तो वो जब जब तक नहीं चार्ज करेगा, जब तक वो परचेज नहीं करेगा कोई। हाँ, देखो कॉस्ट पर एक्विज़िशन में मेनली वो जब तक चार्ज नहीं करेगा, जब ऐसा नहीं है कि वो चार्ज नहीं करेगा, वो मेनली क्या है ना कि आपके इंप्रेशन के ऊपर तो चार्ज करेगा ही, कुछ रुपए आपके हाँ। अकाउंट से काटता ही रहेगा, लेकिन एक्विज़िशन जैसे ही होगा वैसे ही एक बड़ा अमाउंट काटेगा आपके अकाउंट से, अच्छा। ठीक है? मतलब कि जहाँ इसमें आपको गौरव 1000। गौरव हाँ, भाई हाँ। इस यू जस्ट कंप्लीट फर्स्ट, फिर मैं पुट ऑन मैं देता हूँ। मेनली बोल रहा हूँ कि जैसे अगर मान लो कि 1000 व्यू पे आपके ₹100 कट रहे थे ना पहले, अगर आपने सीपीए डाला कि नहीं भाई गूगल, मैं तेरे को जब भी पैसे दूँगा जब मेरा कॉस्ट पर एक्विज़िशन होगा, ठीक है? मतलब एक एक्विज़िशन हुआ है, तभी मैं तेरे को पैसे दूँगा, तो अब वो 1000 व्यू पे सिर्फ़ ₹10 ही काटेगा, लेकिन जैसे ही एक एक्विज़िशन हुआ मेरे अकाउंट से ₹250 काट लेगा, ठीक है? क्योंकि जैसे इंप्रेशन पे तो काटेगा ही एक तो काटेगा। इसके, अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें तो ट्रैक वाले कि हाँ कॉस्ट पर एक्विजिशन ट्रैक हो जाएगा, हाँ, होता है, बट बिल्कुल। बट इन रियल स्टेट मतलब एक्विजिशन कैसे वो फाइंड आउट करेगा? देखो, रियल एस्टेट के अंदर एक्विजिशन के ऊपर नहीं चलता है, मॉडल्स भी अलग-अलग हैं। आप ई-कॉमर्स पे हाँ। इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? लेकिन हाँ। ई-कॉमर्स में आप लीड के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते हो ना, ई-कॉमर्स में तो आपको सेल ही करना है। नहीं। अगर ई-कॉमर्स में मैं इंस्टॉल की बात करूँ तो ऐसा कुछ फंडा ही नहीं है।
तो हर एक बिजनेसेस के लिए अलग अलग आप अलग अलग। बिलिंग मेथड रखते हो, अलग अलग ऑब्जेक्टिव रखते हो, जो मैंने कल बात करी थी। या ठीक है। हाँ, आप बताओ क्या बोल रहे थे सर? गौरव जी, मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया कॉस्ट पर एक्विजिशन, हाँ जी। बेसिकली जो ये टर्म है एक्विजिशन की, कस्टमर एक्विजिशन का हम देखते हैं इन हम्म रियल एस्टेट टर्म्स। तो मैं उसी हम्म। रिस्पेक्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि अब जो कैंपेनिंग हम कर रहे हैं उसके हम्म थ्रू हमारे पास जो लीड्स बनी या किसी ने इंटरेस्ट शो किया, तो हम्म। ये उसको आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कैसे? देखिए, लेट्स सपोज मैंने उबर ईट्स की बात करी थी, ठीक है। लेट्स ठीक है। सपोज कि कोई एक ऐसी साइट है जो कि अपना एक छोटा सा प्रोडक्ट बेचना चाहती है। वो ये बोलेगी कि ठीक भाई है। मैं आपको, या आप रियल एस्टेट की फील्ड में बोले तो आप ये अगर किसी को बोलते हैं कि भाई मैं आपको जब ही पेमेंट करूंगा जब आप मेरे को एक सेल लाके दोगे, हम्म। ठीक है। अगर मुझे 1 लाख आपके ठीक है। सेल से मिल रहा है तो मैं आपको 80,000 भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि आप मेहनत सारी आपकी है। तो उस टाइम पे आप जो हम्म। पेइंग मेथड ले रहे हो वो ले रहे हो कॉस्ट पर एक्विजिशन, मतलब एक एक्वायर किया कस्टमर तब आपने पे किया। और हम्म। जनरली क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग टाइप से एड रन होते हैं। अगर ये 10 मिनट का आज खत्म हो गया तो मेरा वैसे भी अब खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं एक बार बता देता हूँ कितना टाइम बच रहा है, किसी को दिख रहा है क्या, कहाँ दिखता है? 5 मिनट बचे हैं, पूरे5 मिनट है ना, 5। हाँ, बहुत है। ठीक है। सो मेनली क्या है, लीड जनरेशन का आपको जब जरूरत पड़ता है जब आप रियल एस्टेट हो। कॉस्ट पर एक्विजिशन का आपका जब जरूरत पड़ता है जब आप छोटे छोटे अमाउंट में चीजें बेच रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक बोइंग प्लेन सेल करना चाहूंगा कॉस्ट पर एक्विजिशन के ऊपर तो वो पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। वो फिर हम्म। उसके बाद उस मॉडल पे काम फेल हो जाएगा गूगल का और इन सब चीजों का, ठीक है। बट अगर मैं छोटे लेवल पे बात करूं, अगर मैं मतलब छोटे प्रोडक्ट की बड़े लेवल पे बात करूं, जब आप कॉस्ट पर एक्विजिशन कर सकते हो। इस पे और बात करेंगे हम जब BV360 पे जाएंगे। तो जो सीपीए है इसमें आप ये कहना चाह रहे हो ना कि मतलब अगर उसका टिकट साइज स्मॉल है, कम अमाउंट का प्रोडक्ट है वो, ये इस उसमें। ऑन द स्पॉट अगर मैं सेल कर सकता हूं तो मैं कॉस्ट पर एक्विजिशन पे जाऊंगा। अगर मुझे उसे फॉलो अप करते रहना है तब मैं कॉस्ट पर एक्विजिशन पे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि गूगल ऑन द स्पॉट डिसाइड करता है। ओके। वो ऑन द स्पॉट डिसाइड करेगा कि ठीक है, आपने इंस्टॉल कर लिया, आपने चीज खरीद ली, मेरे को डेटा आ गया, मैं पैसे काट रहा हूँ, ठीक है। और ये जो CPA वाली है ये मेनली गूगल के ऊपर इस तरीके से काम भी नहीं करती, इसका डिफरेंट मेथड है। और वो डिफरेंट मेथड मैंने अभी बताया कि ई कॉमर्स के ऊपर ज्यादातर काम करता है। लेकिन कॉस्ट पर एक्विजिशन अगर आपको एक बड़े लेवल पे करना है तो आपको जनरली कुछ ऐसी एजेंसी को पकड़नी पड़ेगी जो बोलेगी ठीक है भाई, मैं आपको सिर्फ कन्वर्टेड लीड्स ही लाके दूंगा, और उनमें से कोई भी कन्वर्ट होगा तो आप उसमें से मेरे को प्रॉफिट शेयर भी दोगे और हर एक कन्वर्जन लीड के भी कुछ पैसे दोगे, ठीक है। तो मेनली कॉस्ट पर एक्विजिशन ये है। कॉस्ट पर डे की बात करूं तो अगर मैं BBC को बोलता हूँ, फिर से सैमसंग वाले ऐड पे आ जाते हैं। अगर सैमसंग BBC को बोलता है कि भाई एक काम करो, आप ना एक दिन आप 7 दिन तक, नेक्स्ट 7 डेज तक मेरे ऐड को आप अपने वेबसाइट के टॉप पे दिखाओ, तो जो BBC है वो एक प्रपोजल बना के देगा सैमसंग सैमसंग को, और सैमसंग को बोलेगा ठीक है भाई, आप एक दिन में मैं 1 मिलियन व्यूज देता हूँ और 1 मिलियन का मैं 10,000 रुपए चार्ज करता हूँ, तो 7 दिन के मैं 70,000 रुपए आपसे चार्ज करूंगा इस एड इन्वेंट्री का, इस वाले प्लेस का, ठीक है। तो कॉस्ट पर डे का मतलब क्या है कि वो पर डे के हिसाब से प्राइसिंग पे करते हैं। ठीक, ये बड़े लेवल पे ये ओके। सिर्फ हो सकता है, गूगल के अंदर ये पेमेंट मेथड है ही नहीं। ना CPA, CPA का भी अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूँ तो CPA भी नहीं है, ठीक है। छोटे लेवल पे है अगर ई कॉमर्स वगैरह की बात करूँ तो। इसके अलावा एक आता है रिवेन्यू शेयर पे। रिवेन्यू शेयर ज्यादातर रियल एस्टेट पे होता है। रिवेन्यू शेयर में मेनली क्या है कि हाँ भाई, आप कस्टमर लाओ, आप कन्वर्जन करो, हमारी टीम आपकी मदद करेगी, और उसमें 90-10 का रख लेंगे, 90% आपको मिल जाएगा, 10% मैं रख लूंगा। तो ये एक लास्ट तरीका है जो कि डिजिटल मार्केटिंग में मेनली ज्यादातर इन्हीं मेथड से पेमेंट होती है। और इसी कैसे के साथ रेवेन्यू साथ शेयर एक बार फिर से समझा दीजिए। रिवेन्यू शेयर मेनली ये होता है कि जैसे कोई एक बिजनेस है, वो बोलती है कि ठीक है, आप जैसे रियल एस्टेट की मैं बात करूँ तो वो बोलता है कि ठीक है, आप कस्टमर लाओ, आप सेल्स लाओ मेरे लिए, और मेरे बिजनेस के नाम पे आप सेल निकाल लो, ठीक है। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, मेरे पास जो
इन्वेंट्री है रखी हुई, उस इन्वेंट्री में से मैं आपको रूम जो भी 2 BHK 3 BHK या जो भी मेरे पास फ्लैट है वो मैं आपको दूंगा। आप अपने कस्टमर को सेल करो। आप प्रॉफिट में से 90% रखो, 10% मैं रख लूंगा। तो इसमें क्या हुआ, जो भी कमाई हुई उसको शेयरिंग बेसिस पे लोग मतलब वही शेयर, एक तरह से जैसे जो मतलब डिजिटल पार्टनरशिप में मार्केटिंग, आते हैं। मार्केटिंग आप खुद करो, सब कुछ करो, डील हाँ तक, पेमेंट तक। हाँ, मतलब मार्केटिंग इसमें वगैरह आप, रेफरेंस है एक तरह से। हाँ एक तरीके से रेफरेंस है। अगर आप बोलो तो रेफरेंस से अगर किसी को ला रहे हो तो 90% आप प्रॉफिट लेते हो, 10% मैं करूँ। एक बार लास्ट वाला जल्दी से खत्म कर देता हूँ, नहीं तो फिर ये खत्म हो एक ही मिनट बचा है। जाएगा। टू बी B2C यार, कल इसका जुगाड़ कर लेंगे, D2C B2G। ठीक है, देखो B2B ऐसे बिजनेस है जो डायरेक्टली बिजनेस को सेल करते हैं। अगर मेरे को प्लेन सेल करना है तो मैं किसी बिजनेस को ही सेल करूंगा। B2C ऐसे होते हैं जो कि जैसे नेस्ले है, कॉफी है, तो ये क्या करता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा कि फिर आगे जाके सेल करेगा। D2C डायरेक्ट टू कस्टमर, जैसे कि लेंस कार्ट है, या बहुत सारे ऐसे आजकल बिजनेसेस आ रहे हैं जो डायरेक्टली अपने कस्टमर को सेल करते हैं अपने वेबसाइट के थ्रू या अपने पर्सनल बिजनेसेस के थ्रू। B2G एक नया कॉन्सेप्ट है, बिजनेस टू गवर्नमेंट, मतलब कि वो गवर्नमेंट को सेल कर रही है बिजनेस। ठीक है, ये मिलिट्री ग्रेड की चीजें हो गई, सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये सब B2G के अंदर आता है। तो आज का क्लास यही खत्म हो गया, बस लास्ट में ये 4 चीजें थी जो आपको जरूरी है। 5 सेकंड। ये जो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजर है, कभी भी कोई